बैक क्लास 11th। तो आज हम लोग पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे आर्किटेक्चर। तो जब हम लोग देख रहे थे कि रेनेसा में कई सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, रिवाइवल ऑफ एंशिएंट चीज़ें जो रोम और ग्रीक से इन लोगों ने कनेक्ट किया अपने आप को कि हमको उस चीज़ को रिवाइव करना है एंड वी नीड टू फ्री आवर सेल्स फ्रॉम द शैकल्स ऑफ रिलीजन और एक ह्यूमनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है। ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो आपने देखा स्कल्पचर में भी डेवलपमेंट होता है, पेंटिंग्स में भी होता है, साइंस में भी होता है। नाउ हम लोग देखेंगे कि कैसे आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस हुआ आपका रोम एंड ग्रीक से। तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो रोम का आर्किटेक्चर था उस चीज़ को इन लोगों ने दोबारा से 15th सेंचुरी में बड़े बढ़िया तरीके से आर्किटेक्चर को स्टार्ट किया। क्योंकि आप जब देखते हो कि पुराने टाइम में जो रोम का आर्किटेक्चर था सेम तरीके से 15th सेंचुरी में भी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, घरों का कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से उसी टारगेट पर, उसी लाइन पर इन लोगों ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ रोम की हिस्ट्री जो थी, है ना, रोम्स हिस्ट्री भी इनकरेज करी गई कि इसको पढ़ना चाहिए ताकि दे गेट एन आइडिया कि किस तरीके का वहाँ पर एम्पायर था और किस तरीके की सोसाइटी थी। और जब रोम के रूइंस मिलते हैं, रूइंस ऑफ रोम आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं, फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स, ठीक है। तो रूइंस ऑफ रोम क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर आपको जब मिलेगा बाय आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, देन यू विल सी कि ये लोग क्या करेंगे, उसको एक डीप तरीके से स्टडी करना शुरू करेंगे, पूरा एक प्रॉपर तरीके से उसको समझेंगे एंड देन दे विल बी इंस्पायर्ड बाय दिस आर्किटेक्चर एंड देन दे विल स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स इन द सेम मैनर एज इन द रोमन स्टाइल, इंपीरियल रोमन स्टाइल। और they will term this as classical. Now they will call this as classical. अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन लोगों ने कहा कि ये चीज़, जब इन लोगों ने आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किए, मॉन्यूमेंट्स मिले, रूइंस मिले सिटीज़ के, रोम के ना, तो क्या होता है कि वो लोग कई सारी चीज़ों को, फीचर्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उन फीचर्स को नोट डाउन किया जाता है प्रॉपर वे में कि किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करके बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया गया। सेम मैनर में वी नीड टू डू दी सेम थिंग। तो यहाँ पर भी रेनेसा के टाइम में रोम का ये लोग इन्फ्लुएंस लेते हैं एंड दे टर्म इट एज क्लासिकल आर्किटेक्चर, क्योंकि इसी चीज़ से इंस्पायर्ड होकर आर्किटेक्चर को ये लोग दोबारा से बनाते हैं। फिर साथ ही साथ आप देखोगे कि मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पर हम लोगों ने टर्म यूज़ किया था पॉलीमैथ, है ना, जो पर्सन हर चीज़ में एक्सेल करता हो। तो यू विल सी सम इंडिविजुअल्स स्किल्ड इन पेंटिंग, स्कल्पचर में भी और आर्किटेक्ट भी। तो कुछ ऐसे लोग थे जो पेंटर्स भी बहुत अच्छे थे, स्कल्पचर्स भी बहुत अच्छे बनाते थे और आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा करते थे। तो इस तरीके की चीज़ें आप देखोगे। और इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल बेस्ट आता है माइकल एंजेलो का, है ना। माइकल एंजेलो ने सबसे ज़्यादा जो है बढ़िया तरीके से आर्किटेक्चर को भी वहाँ पर एक नया फेस दिया, नया रूप दिया। और इंस्पायर्ड कहाँ से था, आपका रोमन टाइम पीरियड से। तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ें पुराने टाइम पीरियड से इंस्पायर्ड होकर नए में लाई जा रही हैं, साथ ही साथ एक नए तरीके का टच भी दिया जा रहा है, सो दैट इट इज़ ऑल्सो यूनिक इन देयर ओन सेंस। और इन्होंने क्या किया था, माइकल एंजेलो ने, इन्होंने सिस्टीन चैपल का सीलिंग, सिस्टीन चैपल था उसकी सीलिंग, जो छत होती है, जो रूफ आप यहाँ से सीलिंग देखते हो, और नीचे से जहाँ पे लाइट्स और वो अटैच होता है, उसका बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया था। उसकी एक इमेज रुकी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो ये आप इमेज देख सकते हो ना, ये इमेज यही सिस्टीन चैपल का सीलिंग है जिसको माइकल एंजेलो ने पेंट किया था। तो आप देख सकते हो कितना एलैबोरेटली और कितना वाइब्रेंट इसको पेंटिंग करी थी। तो ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्कल्पचर्स, आर्किटेक्ट्स एंड पेंटर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, ये लोग डिज़ाइन करते हैं और एक नए तरीके से पुरानी चीज़ों को रिवाइव करते हैं। तो रेनेसा टाइम पीरियड चल रहा था। देन आप देखोगे स्कल्पचर होता है द पिएटा एंड इज डिज़ाइन ऑफ द डोम ऑफ सेंट पीटर्स चर्च ऑल इन रोम। क्योंकि रोम से ही ये लोग कनेक्ट हो रहे थे, रोम को ही इन लोगों ने कहा था कि दिस इज़ आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन जिससे वी विल ट्रेस आवर रूट्स, इस तरीके की बातें करी थी। और ये लोग उसी को रिवाइव करके उसी से इंस्पायर्ड होकर अपना नया आर्किटेक्चर,
नया पेंटिंग एंड नया स्कल्पचर का फॉर्म ला रहे थे। साथ ही साथ आप देखोगे कि एक और आर्किटेक्ट थे यहाँ पर, है ना, द फिलिपो ब्रुनेल्लेस्ची, द आर्किटेक्ट टू डिज़ाइन द स्पेक्टेकुलर डुओमो ऑफ फ्लोरेंस। तो इन्होंने फ्लोरेंस में डिज़ाइन किया था आर्किटेक्ट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, आपका नाम देखिए, ये चीज़ें जो होती है ना, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये आपका MCQ में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, कि हु डिज़ाइन द स्पेक्टेकुलर डुओमो ऑफ फ्लोरेंस। तो यू विल बी गिवन ऑप्शन माइकल एंजेलो, लियोनार्डो, फिलिपियो। तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो और इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तब आप समझ पाओगे कि हाँ एग्जैक्टली किसने बनाया था और क्या इम्पोर्टेंस उसकी थी, वो स्कल्पचर था, आर्टिस्ट था, कि वो आर्किटेक्ट था, या फिर वो पेंटर था। इस तरीके से आप सारी चीज़ें समझ पाओगे। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पर जो है, जो आर्टिस्ट का एक इम्पोर्टेंस होता है, जो जितने भी आर्टिस्ट थे यहाँ पर, दे वर नॉट नोन बाय द ग्रुप दे बिलोंग टू, दे वर नोन इंडिविजुअली। मतलब क्या है कहने का, कि जितने भी आर्टिस्ट थे, आपको अभी मैंने नाम बताया, माइकल एंजेलो बताया, फिलिपो बताया, लियोनार्डो दा विंची बताया, ये सारे आपने देखा है इंडिविजुअल पर्सन थे, इन सब का इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस है। नॉट, दे डिड नॉट बिलोंग टू एनी ग्रुप, वो किसी एक ग्रुप को बिलोंग नहीं करते थे। और इसके पहले के टाइम पीरियड में क्या होता था कि एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स होता था, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट होता था, वो मिल के काम करते थे और उस ग्रुप को सिग्निफाई किया जाता था। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लो प्रेजेंट टाइम में भी, जैसे आप देखते हो कि डांस इंडिया डांस है, जैसे एक रियलिटी शो है, तो उसमें आप देखो कि एक इंडिविजुअल परफॉर्मर भी आता है ना, राघव और धर्मेश, इस तरीके के ये लोग इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं। साथ ही साथ आप उसमें देखोगे कि फिर ग्रुप वाले भी आते हैं, MJ5, है ना, इस तरीके के। तो कुछ लोग दे आर नोन बाय देयर ग्रुप व्हेन दे आर एसोसिएटेड विद देयर ग्रुप, और कुछ लोग इंडिविजुअली। तो इस टाइम पीरियड में रेनेसां में आपको देखने को मिलेगा कि इसका फीचर इंपॉर्टेंट, कि जो यहाँ पर आर्टिस्ट थे, पेंटर्स थे, स्कल्पचर्स थे, जो भी सारे लोग थे, ऑल दीज पीपल वर नोन इंडिविजुअली एंड नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रुप। फिर अब आते हैं फर्स्ट प्रिंटेड बुक, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स में। इसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि लोगों के अंदर एक फीलिंग आती है कि हम अपने थॉट्स को लिखें और लोगों पे स्प्रेड करें, सो दैट पीपल गेट टू नो कि क्या चीज़ें एक्चुअली में चल रही हैं और रिलीजन से बाहर और साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है। इस तरीके की चीज़ों को लोग स्प्रेड करना चाहते थे, अपने पर्सपेक्टिव बताना चाहते थे ह्यूमनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या होता है कि बुक्स तो लोग लिखते थे एट दैट टाइम, बट बुक्स को मल्टीपल कॉपीज़ बनाने में इट टुक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड इट टुक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। क्योंकि आपको बुक लिखनी है तो यू विल हायर सम पीपल, जो लोग आपका बुक की कॉपी लिखेंगे एज इट इज़, और उनको टाइम लगेगा बिकॉज दे आर ह्यूमन। तो उनको हो सकता है 10 दिन 20 दिन लग जाए एक कोई बुक को कॉपी करने में, एक कॉपी एक पर्सन को। तो इस तरीके से अगर 10% भी कॉपी की, 20 डेज़ में अगर हमने सिर्फ 20 कॉपीज़ बनाई, तो दैट इज़ ह्यूमंगस टास्क, जो कि टाइम भी वेस्ट करता था, साथ ही साथ मनी भी और रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा लगता था। इस टाइम पर क्या होता है कि टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या है कि प्रिंटिंग की टेक्निक ये लोग डिवाइस कर लेते हैं यूरोपियंस, और साथ ही साथ ये लोग कहाँ से सीख कर आते हैं, चाइनीज़ से। देखिए फिर से मैंने आपसे कहा कि एशिया में चाइना, इंडिया ने कई सारी चीज़ें करी हैं, इसी से इंस्पायर्ड होकर बाकी कंट्रीज़ ने टेक्निक्स को डेवलप किया और बोल दिया कि दैट वी हैव डेवलप्ड दीज टेक्निक्स। तो आप यहाँ पर देखोगे कि चाइनीज़ से यूरोपियंस ने सीखी प्रिंटिंग की टेक्निक, और उसके बाद जब फेमिलियर हो गए उस टेक्निक से, तो यहाँ पर आकर प्रिंटिंग मशीन और उसका डेवलपमेंट किया, इनोवेशन किया। फिर क्या होता है, इन 1455 150 कॉपीज ऑफ द बाइबल वर प्रिंटेड इन द वर्कशॉप ऑफ द जोहानस गुटेनबर्ग, द जर्मन हु मेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। तो जोहानस गुटेनबर्ग, आपको नाम पता होना चाहिए, है ना, जोहानस गुटेनबर्ग ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाया था, जर्मन था ये। और इसी ने जब बाइबल की 150 कॉपी सबसे पहले प्रिंट करी थी, और इसी से जो आपने बाइबल का एक वेरिएशन देखा होगा गुटेनबर्ग बाइबल, उसका पर्पज़, उसका मतलब यही है कि वो गुटेनबर्ग में प्रिंट हुई थी वही वाली बाइबल है। तो उसकी 150 कॉपी जिसने प्रिंट करी, और ये बहुत कम टाइम में हो गई। फिर धीरे धीरे इसने जो है क्या किया कि इसने काफ़ी सारी चीज़ों को, और क्लासिकल टेक्स्ट थे जो रोम के थे, इटली के थे, उनको भी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया,
जो सब लैटिन लैंग्वेज में थे, है ना, वहाँ की क्लासिकल लैंग्वेज थी लैटिन, जैसे इंडिया में संस्कृत है वैसे वहाँ पर लैटिन थी। तो आप इसमें देखोगे कि ये क्लासिकल टेक्स्ट को इसने दोबारा से प्रिंट करना शुरू किया ताकि मोर एंड मोर पीपल कैन रीड फ्रॉम दीज बुक्स। साथ ही साथ अब इसमें क्या होगा कि प्रिंटेड बुक्स का फ़ायदा क्या होता था कि प्रिंटेड बुक्स से आप, जैसे आपको अपना आइडिया कन्वे करना है, तो आपने क्या किया, आप क्लास में आए, जैसे मान लीजिए मेरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने अपनी चीज़ें बतानी है, बच्चों को पढ़ाना है, तो प्रिंटेड बुक्स जैसे मैंने कहा, तो मैं मुझे आपको जैसे समझाना है, मान लीजिए कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो स्कूल में इफ़ आई एम टीचिंग माय किड्स, तो मैं उस क्लास तक अपने आइडिया कन्वे कर सकता हूँ। बट अगर मुझे लार्जर लेवल पर अपने आइडिया कन्वे करने होंगे, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो थ्रू दिस इंटरनेट, थ्रू दिस यूट्यूब चैनल मैं अपनी चीज़ें आप तक पहुँचा सकता हूँ। हो सकता है आपने मुझसे कभी ना पढ़ा हो, आप मुझसे डायरेक्टली इस चैनल पर पढ़ रहे हो, स्टिल यू कैन लिसन टू मी एंड ऑब्जर्व माई आइडियाज़ कि क्या चीज़ें सर कहना चाहते हैं। तो इस सेम तरीके से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्रिंटेड बुक्स जो थी, तो बुक्स भी एक आइडिया को कन्वे करने में बहुत इफ़ेक्टिव थी। क्यों? क्योंकि दैट पर्सन कुड नॉट रीच एनीवेयर, जहाँ, और वो हर समय हर जगह नहीं हो सकता था अपनी बात कन्वे करने के लिए। वो टास्क बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था और काफ़ी एक्सपेंसिव था कि वो एक प्लेस से ट्रैवल करे दूसरी प्लेस पर और वहाँ जाकर अपने आइडियाज़ को कन्वे करे और लोगों को बताए। अगर उसको अपने आइडिया बहुत इफेक्टिवली उस टाइम पर कन्वे करने थे, तो प्रिंटेड बुक्स वर द ईजीएस्ट ऑप्शन एंड मोस्ट इफेक्टिव वे। तो इस तरीके से प्रिंटेड बुक्स का फॉर्म क्या कहते हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ी, और साथ ही साथ उसके कई सारे कॉपीज़ होती गई और उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया गया, सो दैट पीपल कैन लर्न अबाउट थिंग्स विच वर हैपनिंग इन इटली एंड रोम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और ह्यूमनिस्ट कल्चर का सबसे इम्पॉर्टेंस अगर देखो, आपकी सबसे ज़्यादा उसको स्प्रेड करने का जो कहते हैं ना, आपकी क्रेडिट, स्प्रेड करने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो दैट इज़ बुक्स। प्रिंटेड बुक्स ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन चीज़ों को स्प्रेड करने में, फार फ्रॉम इटली और बाकी पार्ट्स ऑफ यूरोप में। देन आप देखोगे अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स स्टार्ट होता है। न्यू कॉन्सेप्ट ह्यूमन बींग्स में क्या है कि इस चीज़ में पीपल दे कंसीडर कि रिलीजन इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट बट ह्यूमन इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको अभी, हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी, इस टाइम पीरियड में यही था ह्यूमनिस्ट व्यू। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि ह्यूमनिस्ट कल्चर में होता है कि कंट्रोल ऑफ रिलीजन ओवर ह्यूमन लाइफ को हटना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिलीजियस कंट्रोल। साथ ही साथ इटालियंस इस टाइम पर मटीरियलिस्टिक पावर पर, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते थे, पावर, वेल्थ, है ना, ग्लोरी, और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी पे भले ही उतना ना रिलेट कर पाए वो लोग, बट दे, इसका मतलब ये नहीं था कि दे वर नॉट रिलीजियस। देखिए मेरी बात समझिए, कहना क्या चाहता हूँ मैं कि अगर इफ़ यू वांट ग्लोरी, है ना, मनी, पावर, तो आई एम सेइंग कि आप सही सेंस में एक्वायर करने की बात करो, गलत तरीके से नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिलीजियस नहीं हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको मटीरियलिस्टिक थिंग भी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में, चाहे आप उस टाइम पर बात करो चाहे आज के टाइम पे बात करो। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, पावर इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, फेम एंड ग्लोरी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसका पर्पस क्या था कि इन लोगों ने सोचा कि ह्यूमनिस्ट व्यू जो है वो सेंटर्ड होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग सेंटर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए, साथ ही साथ वेल्थ, ग्लोरी, फेम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं था कि दीज पीपल वर इररिलीजियस। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चाह रहे हो तो आप ज़रूरी थोड़े है कि आप गॉड को डिफाई कर रहे हो। गॉड को डिफाई करना इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग एंड वांटिंग दीज थिंग्स इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो इस तरीके से आपने देखो, फिर फ्रांसिस्को बारबेरो, अ ह्यूमनिस्ट फ्रॉम वीनिस, wrote a pamphlet defending acquisition of wealth as a virtue। तो फ्रांसिस्को बारबेरो ने क्या लिखा कि अगर आप वेल्थ एक्वायर करते हो तो ये भी एक आपकी वर्च्यू है, एक अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि दिस सिग्निफाइज दैट यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड समथिंग, यू आर डिसिप्लिन टुवर्ड समथिंग, और यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, है ना। क्योंकि जब आप वेल्थ एक्वायर करते हो तो आप किसी चीज़ के लिए वर्क करोगे, मेहनत करोगे, चीज़ों को समझोगे, सीखोगे, फिर अपना एफर्ट लगाओगे, फिर उसके बाद यू विल गेट सम मनी।
धीरे धीरे आप इसी तरीके से वेल्थ एक्वायर करोगे। तो इनका कहना यही था कि वेल्थ एक्वायरिंग भी एक वर्चू है, एक अच्छी क्वालिटी है। साथ ही साथ एक बुक थी ऑन प्लेजर, तो ऑन प्लेजर थी लॉरेंजो वाला की, जिन्होंने लिखा कि हिस्ट्री में मैन को परफेक्शन चाहिए होता है ना, परफेक्शन के लिए स्ट्राइव करना चाहिए। इसका मतलब था कि हिस्ट्री में अगर आप पढ़ोगे तो हिस्ट्री में आप देखोगे कोई भी किंग हो, कोई भी रूलर हो, वो अपना किंगडम एक्सपैंड करना चाहता है कि उसकी पब्लिक उसको, सिटीजन्स उसको माने, है ना। एक एम्पायर में एक क्योटिक फ्री सिचुएशन हो, क्योस फ्री सिचुएशन हो, वहाँ पे पीसफुली सब लोग रह रहे हो, तो दैट पर्सन इज स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, एक परफेक्ट एनवायरनमेंट के लिए। तो जो लॉरेंजो वाला थे, इन्होंने अपनी बुक ऑन प्लेजर में यही कहा कि अगर आप हिस्ट्री को भी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर भी एक लोगों के अंदर रहता है कि आई वॉन्ट अ लाइफ ऑफ परफेक्शन। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ थी, क्रिश्चियन आइडियोलॉजी थी रिलीजन की, चर्च की, कि प्लेजर को बॉयकॉट करना चाहिए, प्लेजर को अगेंस्ट जाना चाहिए, प्लेजर को हमको नहीं अपने अंदर इम्बाइब करना है क्वालिटी, दैट इज़ रॉन्ग। बिकॉज व्हेन यू विल डू समथिंग गुड यू विल फील प्लेजर, आपको अच्छा लगेगा। प्लेजर का सेंस यहाँ पर यही है कि आपने अगर कोई काम अच्छा किया है तो यू विल फील गुड अबाउट इट, यू विल फील प्लेजरेबल, कि हाँ एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा कि हमने ये काम अच्छा किया है, उसका ये रिजल्ट हमें मिला, एंड नाउ आई एम सेटिस्फाइड एंड कंटेंट विद ऑल माई थिंग्स एंड एक्टिविटीज़ दैट आई हैव डन टू एक्वायर वेल्थ, है ना, टू एक्वायर फेम, ग्लोरी, इस तरीके की चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि जो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी है चर्च की, कि प्लेजर को आपको एकदम इग्नोर करना है, दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और साथ ही साथ आपको एक लाइफ ऑफ परफेक्शन, आप पढ़ोगे हिस्ट्री में तो देखते हो कि लाइफ ऑफ परफेक्शन तो चाहिए ही, ताकि आप अपना बेटर कर पाओ। और इस टाइम पर एक और चीज़ हुई कि लोगों में कंसर्न था कि आप पोलाइटली बोलो, है ना, अच्छे से कपड़े पहनो। क्यों? कि ये सारी चीज़ें एक स्किल का पार्ट बन गई। स्किल एज इन स्किल ऑफ प्रेजेंटिंग वन सेल्फ, कि आपने क्या किया कि आप अच्छे से जब बातचीत करोगे, सामने अच्छे से ड्रेसअप होगे, तो सामने वाला पर्सन विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, कि हाँ ये एक प्रेजेंटेबल पर्सन है, इसकी बात सुनने लायक है। बिकॉज अब आप देखो, कई बार क्या होता है कि आप किसी को जज करते हो तो यू जज ऑन देयर अपीयरेंस, ऑन द वे दे आर टॉकिंग टू यू इन द फर्स्ट इंस्टेंस, इस तरीके से होता है। तो आप जज करते हो कि वो कैसे कपड़े पहने हैं और कैसे आपसे बातचीत कर रहा है, हाउ दे आर बिहेविंग विद यू, तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो यहाँ पर भी इन लोगों ने इसको एक स्किल का पार्ट बनाया, दैट ड्रेसिंग अप नाइसली, है ना, स्पीकिंग पोलाइटली इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्किल एंड अ कल्चर, पर्सन शुड लर्न दिस। तो लोग, जो अच्छे लोग होंगे उनको सीखना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अब आप देखो कितना ज़्यादा फोकस हो रहा है कि इंसान या पर्सन जो वो है परफेक्शन की तरफ बढ़े। क्योंकि जब आप शैबीली रहते हो, शैबीली, है ना, आपके बाल प्रॉपरली कट नहीं है, आपकी बियर्ड सेट नहीं है, आपके कपड़े डैमेज्ड है ना, पैचेस लगे हुए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो लोग गरीब हैं या फिर पुअर हैं, मैं एक सेंस ऑफ वे कह रहा हूँ कि साफ़ सफाई एंड हाइजीन, ठीक है, उस पर्सपेक्टिव से आप समझिएगा कि एक जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, उन लोगों को अगर प्रेजेंटेबल रहना है तो एक लाइफ ऑफ परफेक्शन के लिए अचीव करना है, तो ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी। तो एक स्किल लर्न करनी पड़ेगी, कल्चरल वैल्यूज़, कि हमको कैसे ड्रेसअप होना है नाइसली और कैसे लोगों से बात करनी है। और इस टाइम पर यह भी बोला ह्यूमैनिज्म में कि एक जो पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट था कि इंडिविजुअल्स जो हैं, हम आप जो लोग भी उस टाइम पर थे, हम सबके हाथ में वी हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ शेपिंग आवर ओन लाइव्स थ्रू मीन्स अदर देन द मेयर परसूट ऑफ पावर एंड मनी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी लाइफ को खुद शेप कर सकता है, खुद परफेक्ट कर सकता है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ पावर अगर मिलेगी या मनी मिलेगी देन ओनली यू कैन शेप योर लाइफ। आप अगर किसी से अच्छे से बात करोगे, आपके पास जो चीज़ें हैं आप उसी में कंटेंट रहोगे, आप अपने बातों को अच्छे से रखोगे, पोलाइटली बोलोगे, कल्चरली, है ना, स्किल्ड रहोगे, पढ़े लिखे रहोगे, तो देन ऑल्सो यू कैन शेप योर लाइफ। ऐसा नेसेसिटी नहीं है कि सिर्फ पैसा और पावर होगा तभी आप अपनी लाइफ को परफेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली कि एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को शेप कर सकता है फॉर परफेक्शन शेप कर सकता है,
और उसके लिए सिर्फ पैसा और पावर की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप अपने आप इंडिविजुअल क्वालिटीज़, इंडिविजुअल स्किल्स के थ्रू, है ना, इंडिविजुअल बिहेवियर के थ्रू भी अपने आप को आप प्रेजेंटेबल बना सकते हो। जैसे अगर आप देखो कि कई जगह आपके साथ के कुछ होगा कि स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं जो जो फैमिली जिनकी फैमिली इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी अच्छी नहीं होती हैं, स्टिल अगर वो आपसे अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से चीज़ें करते हैं, तो यू गेट कनेक्टेड, है ना, क्योंकि आप देखते हो कि उसका पर्सन का नेचर कैसा है। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी यही बोली गई कि सिर्फ पावर एंड मनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन अचीव परफेक्शन थ्रू योर स्किल्स, है ना, और थ्रू योर बिहेवियर एंड नेचर। तो ये सारी चीज़ें अब आपको देखने को मिलती हैं, है ना। एक निकोलो मैकियावेली थे, इटली के राइटर, उन्होंने भी लिखा था ह्यूमन नेचर इन द 15th सेंचुरी इन इस बुक द प्रिंस। द प्रिंस जो है ये स्टेट क्राफ्ट पे बुक है, स्टेट क्राफ्ट, कि कैसे एक प्रिंस को, किंग को अपना किंगडम चलाना चाहिए। तो उसमें भी उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में लिखा है, निकोलो मैकियावेली। तो आपको ये बुक का भी नाम पता होना चाहिए। तो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद वी हैव द एस्पिरेशंस ऑफ वेमेन, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। और इस पार्ट में आपको जो चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी आई होप, और जो चीज़ अगर आपको लगता है डाउट है तो कमेंट कर देना, वो उसको मैं क्लियर कर दूँगा अगले पार्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।